हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं और एक ऐसे खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाते हैं। वहाँ कुछ लोगों से कलमा भी पढ़वाया और अगर जिसने कलमा नहीं पढ़ा तो उनको वहीं पर गोली मार दी। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स हादसा पेश आने के तकरीबन 1.5 घंटे वहाँ पहुँचते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने घोड़े पे बैठाया है, जो चल नहीं पाया उनको अपने कंधे पे उठाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हमले की आखिर जिम्मेदारी किसने ली? क्या ये वाकई पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली कोई तंजीम का काम है? बैसारन वैली, जिसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां अप्रैल 2025 में एक ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बिहारियां पीछे चलते यार, मौत ही कश्मीर की है। ये एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं और एक ऐसे खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाते हैं। मैडम, ये जो भीड़ सब है, प्रेशर आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 26 लोग जान बहक और 17 लोग जख्मी होते हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर हिंदू थे, जिनमें एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन भी शामिल था। लेकिन सबसे खौफनाक बात इस वाक़े की ये है कि इस बार जो टेररिस्ट थे उन्होंने मजहब देखकर अटैक किया और गवाहों के मुताबिक वहाँ कुछ लोगों से कलमा भी पढ़वाया और अगर जिसने कलमा नहीं पढ़ा तो उनको वहीं पर गोली मार दी। बोले ना मुझे, यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जैसे ही ये वाक़या पेश आता है, हमेशा की तरह इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इसका ब्लेम बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कंक्रीट एविडेंस के पाकिस्तान के ऊपर लगाया। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स इस वाक़े के पेश आने के तकरीबन 1.5 घंटे बाद वहां पहुंचते हैं और तब तक वहां के लोकल कश्मीरीज ने जो भी जख्मी थे उनको या तो अपने कांधे पर या वहां पर जो खच्चर चलते थे उन पर बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। हम सब मिलके वहाँ पे आए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बैठाया है, जो चल नहीं पाया उनको अपने कंधे पे उठाया और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हमले की आखिर जिम्मेदारी किसने ली? क्या ये वाकई पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली कोई तंजीम का काम है? मौत ही कश्मीर की है। दोस्तों, जैसे ही पहलगाम का अटैक होता है, फौरन एक नाम सामने आता है, द रेजिस्टेंट फ्रंट, आल्सो नोन एज TRF। ये वही ग्रुप है जिसे इंडिया के मुताबिक पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा का शेडो ग्रुप माना जाता है और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक TRF ने अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की। अब सवाल ये आता है कि असल में ये TRF है क्या? TRF का पहला जिक्र 2019 में हुआ जब आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में नए नए रेजिस्टेंस ग्रुप्स सामने आए। लेकिन इंडिया का कहना है कि TRF लश्कर-ए-तैयबा का कवर नेम है जो कि UN और FATF से बचने के लिए यूज किया जाता है। और इंडियन इंटेलिजेंस का कहना है कि जो TRF का मास्टरमाइंड है वो शेख सज्जाद गुल है, जिसे UAPA के तहत डिक्लेयर्ड टेररिस्ट करार दे दिया गया। लेकिन यहाँ एक और नाम सामने आता है, सैफुल्लाह कसूरी, जो कि TRF का कमांडर माना जाता है और इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक TRF ने अप्रैल के पहले हफ्ते से पूरे इलाके और वहाँ के होटल्स वगैरह में इंस्पेक्शन करना शुरू कर दी थी। लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज इस पूरी जिम्मेदारी को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये TRF जो है कश्मीर का इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रुप है जो भारत की पॉलिसीज के खिलाफ काम करता है और इससे पाकिस्तान से जोड़ना सिर्फ एक पॉलिटिकल टैक्टिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या अब इंडिया और पाकिस्तान के हालात फिर से नॉर्मल हो सकते हैं? क्या फिर से जो इनके बीच में टेंशन शुरू हो गई है, क्या वो फिर से नॉर्मल हो सकती है? और अगर नहीं तो इनका दोनों मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, पहलगाम अटैक होने के बाद सिर्फ मीडिया में ही नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारी बेचैनी फैल गई और इस अटैक के बाद इंडियन होम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए ये कहा कि जो भी इस अटैक का जिम्मेदार होगा उससे हम सख्त से सख्त सजा देंगे। और जैसे ही अटैक होता है, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने फौरन इस अटैक को कंडेम किया और कहा कि जो भी टेररिस्ट हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जैसे ही अटैक होता है तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इसका जिम्मेदार इंडिया और इंडिया के इंटरनल टेंशन को दी और साथ साथ ये कहा कि दिस इज ऑल होम ग्रोन, दे आर रिवॉल्यूशंस इन डिफरेंट सो कॉल्ड स्टेट्स अगेंस्ट इंडिया, नॉट वन, नॉट टू,
but dozens from Nagaland to Kashmir, in the south, in Chhattisgarh, in Manipur, in all these places there are revolutions against the Indian government. लेकिन देखा जाए तो इस वक्त इंडिया में इलेक्शंस का माहौल है और मोदी ने हमेशा इसी चीज का फायदा उठाकर नेशनलिस्ट कार्ड खेला है और यही हिंदुओं को समझाया है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं और सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें इन मुसलमानों से बचा सकता हूँ। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? एलओसी के कुछ सेंसिटिव सेक्शंस में फायरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और इंडिया के मुताबिक अगर पाकिस्तान इस बात से डिनाई करता है तो उनके पास रिटेलिएशन प्लान टेबल पर है। और जब दो न्यूक्लियर पावर्स इमोशनल डिसीजंस पर आए तो ये दो फौजें नहीं बल्कि दो नेशंस हैं जिनकी जान खतरे में हो। जैसे ही पहलगाम अटैक होता है तो किसी सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं बल्कि सबसे पहले जो बात होती है वो एक स्ट्रेटेजिक अटैक होता है और वो अटैक होता है पानी पर। जी हाँ, 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये वर्ल्ड बैंक की गारंटी के साथ मुआहिदा हुआ था और आज वो फिर से खतरे में। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स जिसमें इंडस, चेनाब और झेलम आता है, जबकि इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स जिसमें रावी, ब्यास और सतलज का कंट्रोल दिया गया। इंडिया के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ने कहा कि हमारी सरकार पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी का नहीं देगी और इंडिया अगर ऐसे यूनिलैटरली इस ट्रीटी का बायकॉट करता है या इसके अगेंस्ट जाता है तो ये इस इंडस वाटर ट्रीटी का बहुत बड़ा वायलेशन है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने पहले ही वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इंडिया के किशन गंगा और रेटल प्रोजेक्ट के खिलाफ केस किया था। और देखा जाए तो टेक्निकली और प्रैक्टिकली इंडिया पाकिस्तान का ऐसे फौरन जो है ना पानी नहीं रोक सकता, जैसे अभी मीम चल रही के जो है ना इंडिया पानी खोलो आंखों में साबुन चला गया। और यहाँ पर इंडिया ने अपनी ट्रीटी राइट्स को मैक्सिमम करने का सोचा हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाएं ताकि पाकिस्तान की तरफ पानी का फ्लो लिमिट कर सके। और दोस्तों अगर सोचा जाए तो अगर इंडिया ये मुआहिदा खत्म कर देता है तो पाकिस्तान की सिर्फ एग्रीकल्चर पर इफेक्ट नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी और सोशल स्टेबिलिटी हिलकर रह जाएगी। और इस मुआहिदे के खत्म होने की फिक्रमंद सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं बल्कि पाकिस्तानी किसानों में भी ये डर फैला हुआ है और उनका कहना है कि अगर इंडिया ने ये पानी बंद कर दिया तो पूरा पाकिस्तान थर के रेगिस्तान जैसा बंद कर रह जाए। और इन द एंड जब हम पहलगाम अटैक और उससे जुड़ी पॉलिटिकल टेंशंस को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर नजर आती है कि ये सिर्फ एक और टेररिस्ट अटैक नहीं था बल्कि एक ऐसा मौका था जहां इंडो पाकिस्तान रिलेशन ने एक और एक्सट्रीम टेस्ट फेस किया। ये पहलगाम अटैक ने न सिर्फ हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस दिखाए बल्कि दोनों मुल्कों में जो एग्जिस्टिंग टेंशंस थे उनको और बढ़ावा दिया। और आज हम सिर्फ टेररिज्म या मिलिट्री एग्रेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक सच्ची और खौफनाक सिचुएशन की जिसमें अब हमारा वाटर सिक्योरिटी भी की एलिमेंट। और अगर सिंतास मुआहिदा खत्म किया जाता है तो पाकिस्तान का सिर्फ एक वार का सामना नहीं बल्कि इकोनॉमिकल और सोशल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान। और इस पहलगाम अटैक के बाद अगर हम अपनी इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी और वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें और उनको सिक्योर कर सकें तो ये आगे चल के पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। और ये हम सब पाकिस्तानियों का समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इशू नहीं है बल्कि ये हमारे फ्यूचर और हमारे रिसोर्सेज का मामला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले सैटरडे को किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।